कल ऑफिस में दीपावली मनाई जाएगी, तुम तैयार होकर अच्छे से आना। मैं भी तो देखूं जरा मेरा राजकुमार एथनिक वेयर में कैसा लगता है। रितु ने आसिफ को फ़ोन करके कहा और कोई जवाब दिए बिना आसिफ ने फ़ोन पटक दिया। सुबह के 10 बजे थे। ऑफिस में बॉस सहित सारे एम्प्लॉय आ चुके थे। सब के सब एथनिक वेयर में आज बड़े ही प्यारे लग रहे थे। रितु ने भी ब्लू साड़ी पर पिंक कलर के काम वाला ब्लाउज पहना हुआ था और बार बार आईने में खुद को निहारे जा रही थी। उसे अब इंतज़ार था तो बस आसिफ का। अभी 1 साल पहले ही आसिफ और रितु दोनों ने ये कंपनी ज्वाइन की थी और पिछले 7 महीनों से दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं। रितु का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया था। एक अनजाना सा डर उसे भीतर ही भीतर परेशान कर रहा था। उसे अब ऐसा लगने लगा था जैसे आसिफ उसे धोखा दे रहा है। उदास मन से वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी उसके बॉस मिस्टर यूसुफ वहाँ आ गए। अरे रितु, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो, रिसेप्शन पर प्रिया अकेली रंगोली बना रही है और आमिर मंजीत दोनों डेकोरेशन में लगे हुए हैं, उनकी हेल्प करो। रितु, पर मैं तो सर। मिस्टर यूसुफ, क्या मैं? अरे भाई, दिवाली सेलिब्रेट नहीं करना है क्या? हम सबको बुद्धि, ज्ञान और माँ लक्ष्मी की ज़रूरत है। ऑफिस की बढ़ोतरी नहीं चाहती क्या तुम? रितु, नहीं सर, मैं क्यों नहीं चाहूँगी। मिस्टर यूसुफ, तो जाओ तैयारी करो पूजा की। 1 मिनट रुको तो, क्या तुम आसिफ का इंतज़ार कर रही हो? तो सुनो, वो आज लीव पर है, ऑफिस नहीं आ रहा है वो। रितु, पर क्यों? मिस्टर यूसुफ, क्योंकि उसके घर वाले नहीं चाहते कि वो हिंदुओं के किसी भी त्यौहार में शामिल हो। अपने बॉस के मुंह से आसिफ के लिए इस तरह की बातें सुनकर रितु के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। उसने मिस्टर यूसुफ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। पर सर, आप तो मना रहे हैं। वैसे आपका अपना ऑफिस है, इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप भी ना मनाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें अपनी जॉब भी तो प्यारी है। रितु का दिमाग बहुत ख़राब था आसिफ की वजह से। फिर भी उसने डरते डरते मिस्टर यूसुफ से ये सारी बातें कह डाली। मिस्टर यूसुफ मुस्कुराए और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। रितु भी जाकर डेकोरेशन में अपना हाथ बटाने लगी, पर उसका तो सारा ध्यान आसिफ की तरफ ही था। बहुत ही अच्छी तरह से दिवाली सेलिब्रेट की गई। ऑफिस में मिस्टर यूसुफ खुद पूजा में बैठे और पंडित जी के साथ में गणेश भगवान, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माता की उन्होंने पूजा की और ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को अपने हाथों से प्रसाद, गिफ्ट और बोनस भी दिया। ऑफिस में सभी एम्प्लॉय बड़े खुश थे और मिस्टर यूसुफ की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। मिस्टर यूसुफ भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ऑफिस में दिवाली के 2 दिनों की छुट्टी हुई और इन 2 दिनों में रितु ने खुद से एक बार भी आसिफ को फ़ोन नहीं किया। आसिफ के कई बार फ़ोन करने पर थोड़ी ही देर में मेहमान आए हैं, बिजी हूँ कहकर फ़ोन काट दिया करती थी। खैर, ये 2 दिन किसी तरह बीत गए और आज तीसरे दिन सभी ऑफिस आए। रितु ने ऑफिस में घुसते ही देखा कि आसिफ पहले से ही अपनी सीट पर आकर बैठा हुआ है। वो थोड़ा चौंकी, क्योंकि आज पहली बार आसिफ इतनी जल्दी ऑफिस आया था। रितु ने खुद को सहज किया और आसिफ की तरफ बिना ध्यान दिए डेस्क पे अपना पर्स रखा और अपने सिस्टम ऑन करके अपना काम करने बैठ गई। आसिफ, रितु, कल अम्मी ने सिवैयाँ बनाई थी, तुम्हें बहुत पसंद है ना, लाया हूँ तुम्हारे लिए। रितु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। आसिफ, रितु, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या किया है मैंने? रितु अभी भी चुपचाप बैठी अपने काम कर रही थी कि तभी मिस्टर यूसुफ वहाँ आए और आसिफ को काम करने को मना करने लगे। आसिफ, तुम अभी रिजाइन कर दो और कोई कंपनी देख लो। आसिफ, पर क्या बात है सर, मैंने किया क्या है? और ये तो आप भी जानते हैं कि सर, कि मैं अपना काम कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करता हूँ। मिस्टर यूसुफ, हाँ जानता हूँ, तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो एक एम्प्लॉय के तौर पर, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुम्हारे भीतर भी जाति पाति और धर्म की भावनाएं पलती हैं और ऐसे लोग सही नहीं होते हैं समाज के लिए। आसिफ, तो आप चाहते हैं कि मैं अपने धर्म को मानना छोड़ दूँ? आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप भी मेरे ही धर्म से आते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अपने ही धर्म। मिस्टर यूसुफ, मैंने कब तुम्हें तुम्हारा धर्म छोड़ने को कहा? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि किसी और धर्म को नकारो मत, बस। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं भी आस्तिक हूँ और तीनों टाइम की नमाज रोज़ पढ़ता हूँ। खैर,
मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। बात बस इतनी है कि कल ऑफिस में दिवाली पूजा रखी गई थी और तुम उसमें शामिल नहीं हुए। मतलब तुम्हें ऑफिस की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। आसिफ, सर आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और यही बात थी तो आप मुझे छुट्टी ही नहीं देते। कह देते कि कल आना कंपलसरी है, मैं आता। और फिर आसिफ ने सभी सहकर्मियों की तरफ देखा। तुम सब चुप क्यों हो, समझाते क्यों नहीं हो सर को। रितु, तुम तो एटलीस्ट मेरे पक्ष में कुछ बोलो यार। रितु सर नीचे किए खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पहले आसिफ ने जो किया उसकी तकलीफ, और अब अगर वो ऑफिस से चला गया तो उसे देख भी नहीं पाएगी। मुझे आधे घंटे में अपना रेजिग्नेशन लेटर मेल करो। और कहते हुए मिस्टर यूसुफ अपने केबिन में चले गए। सारे एम्प्लॉयज़ के बीच खुसुर फुसुर हो रही थी, पर आसिफ सिर्फ रितु को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर चेहरा बिल्कुल सपाट, कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे पत्थर की कोई मूरत। काफ़ी रात हो चुकी थी और रितु सिर्फ करवटें बदल रही थी। आज आसिफ को लेकर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। ना जाने क्या क्या बातें उसके दिमाग में चल रही थी। कहाँ जाएगा, क्या करेगा। घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। बहन की शादी भी तो करनी है। इतनी जल्दी दूसरी जॉब तो मिलने से रही। भला कैसे मैनेज करेगा। क्या मैं सर से बात करूं? सर अच्छे हैं, वो दोबारा उसे काम पर रख लेंगे। हाँ ठीक, कल सुबह बात करती हूँ। पर नहीं, आसिफ बहुत स्वाभिमानी है। उसे ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने उसकी सिफारिश की है। वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर उसने मेरे साथ भी तो अच्छा नहीं किया। मैं क्यों परेशान हूँ उसके लिए। यही सब सोचकर रितु की आंखें छलछला आईं और आंखों के कोनों से बूंदें गिर गिर कर तकिए को भिगोने लगी और उसकी सिसकियाँ बंध गईं। तभी अचानक कमरे की लाइट जली। रितु के पापा अजीत जी रितु के सिसकने की आवाज़ से चौंक कर कमरे में आ गए। क्या बात है रितु, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बता मुझे, मैं अभी ख्याल लेता हूँ उसकी। मम्मी ने कुछ कहा? रितु अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके घर में बहुत मान था। उसकी जरा सी भी तकलीफ भी उसके माँ बाप को परेशान कर देती थी। रितु, नहीं पापा, कोई बात नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। तब तक आवाज़ सुनकर रितु की माँ माधुरी जी भी कमरे में आ गई। तो बताना था ना बेटा, आओ इधर बैठो, मैं बाम लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। और आज तो तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, ना ही दूध पिया। क्या दूध नहीं पिया इसने? तभी तबीयत खराब हो रही है, मैं लाता हूँ। अभी तुम चुपचाप एक सांस में पी जाना, अजीत जी ने परेशानी भरे लहजे में कहा और किचन की ओर चले गए। रितु ने मर्जी ना होने पर भी चुपचाप दूध पी लिया। अजीत जी, माधुरी, तुम आज यहीं रितु के पास सो जाओ, कहीं रात में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए। माधुरी जी, ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आवाज़ देना। ठीक है कहकर अजीत जी ने कमरे की लाइट बंद की और सोने चले गए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट की टेबल पर सब बैठे हुए थे। आज माधुरी जी ने रितु की पसंद का सैंडविच बनाया था। तभी अजीत जी ने रितु की तरफ देखकर कहा, अब सोच रहा हूँ तेरी शादी कर दूँ। वैसे तुमने कोई लड़का पसंद किया है क्या? रितु ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तब तक माधुरी जी ने अपनी बात बोल दी। अरे ये क्या पूछ रहे हैं? हमारी बेटी है, अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा है, उसे हमारी पसंद से ही शादी करेगी। अजीत जी, क्यों भाई, जमाना बदल गया है, खुद की पसंद में क्या बुराई है। माधुरी जी ने ये बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और सारा ध्यान ब्रेकफास्ट पर लगा लिया। रितु ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपनी बात कह लेनी चाहिए। अच्छा पापा, एक बात पूछूं आपसे? अजीत जी, पूछो बेटा। रितु, पापा, क्या शादी के लिए जाति धर्म जरूरी होता है? अजीत जी, मेरे ख्याल से जाति तो नहीं, पर धर्म अपना होना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। रितु, पर पापा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई लड़का पसंद है या नहीं। अब आप ही बताइए कि अगर मुझे कोई लड़का पसंद आए और वो अपने धर्म का ना हो तब। रितु के मुंह से ये बातें सुनकर माधुरी जी के कान खड़े हो गए। ये क्या बकवास कर रही है तू? अजीत जी, अरे माधुरी तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। देख बेटा, जाहिर सी बात है, तू जिसे पसंद करेगी वो कोई रोड छाप लड़का तो होगा नहीं, काम वाम तो करता ही होगा। और रही बात जाति की, तो जात ऊंची हो या नीची, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म तो अपना होना ही चाहिए।
अब तू अगर कहे कि मुस्लिम लड़के से तेरी शादी कर दूँ तो ये मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, किसी भी तरह संभव ही नहीं है। और अगर तू तब भी ना मानी तो ठीक है, मेरी लाश पर से गुजर कर लेना शादी। माधुरी जी, मेरी भी। रितु अपने पेरेंट्स की इस तरह की बातें सुनकर कुछ बोल ना सकी और उन तीनों की बातें वहीं ख़त्म हो गई। अजीत जी अपने काम पर चले गए और रितु अपने ऑफिस। अजीत जी ने तो रितु की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, पर माधुरी जी का मन पूरी तरह शंका से भर गया और अपनी उसी शंका को दूर करने के लिए वो रितु के कमरे की तलाशी लेने पहुंची। पूरा का पूरा कमरा छान मारा पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो थक हार कर बैठ गई। तभी अचानक उनकी नज़र कबर्ड के नीचे रखे एक बॉक्स पर पड़ी और वो उसे खोलकर देखने लगी। जैसे ही बॉक्स के भीतर उन्होंने नज़र डाली कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करे और इस अनर्थ के लिए रितु के पापा के सामने कौन सा शब्द निकाले। इन 1 सालों में आसिफ ने जितने भी खत रितु को लिखे थे, जितने भी गिफ्ट दिए थे और उन दोनों के फोटो से लेकर सब कुछ उस बॉक्स में रितु ने संभाल कर रखे थे, जो उनके प्रेम और अंतरंग संबंधों की गवाही चीख चीख कर दे रहे थे। आज उन सभी चीज़ों को देखकर माधुरी जी के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। ज़्यादा मुश्किल तो तब हुई जब उन्होंने एक खत पढ़ना चाहा। पहली ही लाइन में लिखा था, तुम्हारा आसिफ। ये नाम पढ़ने के बाद माधुरी जी ने एक पल की भी देरी किए बिना अजीत जी को फ़ोन लगाया। अजीत, आप अभी के अभी घर आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अजीत जी, पर माधुरी, मैं अभी तो ऑफिस आया हूँ और बहुत काम है मुझे यहाँ, शाम को आकर बात करते हैं। माधुरी जी, रितु के बारे में बात करनी है। अजीत जी ने बिना कुछ कहे फ़ोन पटक दिया और 1 घंटे के भीतर ही घर पहुँच गए। बताओ क्या बात है, रितु ठीक तो है ना? माधुरी जी, जी हाँ, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस क्या गुल खिला रही है महारानी, ये देख लीजिए। अजीत जी, ओ लव लेटर। माधुरी, तुम भी ना। वो अगर अभी प्यार नहीं करेगी तो क्या बुढ़े होने के बाद करेगी? और ये तो सोचो कि हमारा काम कितना आसान हो गया, ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। माधुरी, पहले नाम तो पढ़िए। अजीत जी ने माधुरी के हाथों से लेटर छीन लिया और जैसे ही उस पर नज़र गड़ाई वो वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गए। वो कुछ बोलना तो चाह रहे थे पर उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। माधुरी जी, मैं रितु को फ़ोन करती हूँ, वही जवाब देगी अब। अजीत जी ने माधुरी जी का हाथ पकड़ लिया और ना में अपना सिर हिलाने लगे। फिर माधुरी जी ने भी फ़ोन साइड में रख दिया। आज घर में पूरे दिन जैसे मातम सा छाया हुआ था। किसी को भी ना भूख थी और ना ही प्यास, बस दोनों गुमसुम बैठे रितु के आने का इंतजार कर रहे थे। शाम को करीब 7 बजे रितु घर में दाखिल हुई। मम्मा पापा कहाँ हैं आप दोनों? कुछ नाश्ता वगैरह बना है या नहीं? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। रितु को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह सोफे पर बैठकर आराम से अपनी सैंडल निकालने लगी। तभी उसके सामने अजीत जी ने वो पूरा बॉक्स पटक दिया जिसमें आसिफ की यादें थीं। अजीत जी, ये सब क्या है रितु? हमने तुम्हें इतना लाड़ प्यार से पाला है और तुमने हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की। चल कोई बात नहीं थी, अगर वो हमारी जात का ना होता या फिर हैसियत में हमसे कम होता, पर तूने तो धर्म ही अलग कर दिया। ऐसी संतान होने से तो अच्छा होता कि मैं निसंतान होता, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। माधुरी जी, इस लड़की ने तो हमें कहीं का न छोड़ा। रितु ने अपने पेरेंट्स की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपने कमरे में गई और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रितु अब बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। अपने पेरेंट्स को समझाना उसके बस की बात नहीं थी और आसिफ को वो छोड़ नहीं सकती थी। इस प्यार के सफ़र में वो इतनी आगे बढ़ गई थी कि वहाँ से लौटना अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो ताउम्र शादी नहीं करेगी। फिर अचानक ही उसका मन व्यथित हो उठा क्योंकि उसके पेरेंट्स सामाजिक जीवन को बहुत महत्व देते थे। उन्हें अपने मान सम्मान की फिक्र रहती थी और बेटी को कुंवारी घर पे रखने पे से समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं करता। और यही सब सोचकर रितु ने एक अंतिम फैसला ले लिया। सुबह के 10 बजे थे। अजीत जी तैयार होकर ऑफिस चले गए और फिर अचानक आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। माधुरी, जरा देखो तो, रितु अभी तक सो रही है, उसको जगाओ, ऑफिस नहीं जाएगी क्या आज? माधुरी जी, मैं तो अभी गई थी, दरवाज़ा भी खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। हो सकता है रात भर चिंता के मारे सो ना पाई हो और सुबह आँख लग गई हो।
माधुरी जी का इतना कहना था कि अजीत जी बेतहासा गिरते पड़ते रितु के कमरे के पास पहुंचे और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। दरवाज़ा तोड़कर वो जैसे ही भीतर घुसे, भीतर का नज़ारा देखकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। माधुरी जी भी उनके पीछे दौड़ती हुई आई। भीतर देखा तो रितु के बेड पर खून फैला था और नीचे ज़मीन पर एक ब्लेड पड़ा था। उसने अपनी कलाई काट ली थी। माधुरी जी ने देखा कि रितु की सांसें अभी चल रही हैं। तब तक अजीत जी को भी होश आ गया। माधुरी, मेरी रितु नहीं रही, ये क्या कर दिया हमने। माधुरी जी को पति की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश में लगी थी ताकि रितु की जान बच सके। एम्बुलेंस आई और रितु को हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक ये बात रितु के बॉस मिस्टर यूसुफ और ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को पता चल गई और वो लोग भी हॉस्पिटल पहुँचे। मंजीत ने आसिफ को भी फ़ोन कर दिया कि रितु हॉस्पिटल में है और उसने अपनी जान देने की कोशिश की। आसिफ ने जल्दबाजी में अपनी मोटरसाइकिल निकाली और हॉस्पिटल की तरफ भागा। जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। सामने क्या है, रोड कैसी है, इन सब का उसको कोई होश नहीं था। इधर हॉस्पिटल में रितु की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर, अजीत जी से देखिए, पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है। उनका काफ़ी ब्लड बह चुका है और अभी मेरी बात हॉस्पिटल के ब्लड डिपार्टमेंट में हुई, वहाँ पर भी ब्लड उपलब्ध नहीं है। आपको बाहर से ब्लड अरेंज करना पड़ेगा। मंजीत ने ये सुनते ही आसिफ को दोबारा फ़ोन किया और बताने लगा कि रितु को ब्लड की ज़रूरत है। आसिफ ड्राइव करते हुए बात कर रहा था कि अचानक सामने से एक ट्रक ने टक्कर मारी और अब आसिफ भी हॉस्पिटल में अधमरा पड़ा था। अब उन दोनों की जान खतरे में थी और दोनों को ही ब्लड की ज़रूरत थी। रितु का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और आसिफ का बी पॉजिटिव। आसिफ के माँ बाप और बहन भी खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सब एक साथ हॉल में खड़े उन दोनों के लिए दुआएं कर रहे थे। तभी डॉक्टर आकर बोले, आप लोग समझ नहीं रहे, दोनों पेशेंट को अगर अभी ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो दोनों बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मिस्टर यूसुफ बोल पड़े, डॉक्टर, मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है, मैं तैयार हूँ ब्लड देने के लिए। मेरा भी बी पॉजिटिव है, आप आसिफ को मेरा ब्लड चढ़ा सकते हैं, मंजीत ने कहा। माधुरी जी, नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी मुस्लिम का खून नहीं चढ़ाने दूंगी। माधुरी जी की बात सुनकर आसिफ के पापा को भी गुस्सा आ गया। तो क्या आपको लगता है मैं अपने बेटे को चढ़ाने दूंगा किसी हिंदू का खून? उन दोनों की बात सुनकर डॉक्टर ने गुस्साए हुए लहजे में कहा, लानत है आप लोगों पर, आपके अपनों की जान जा रही है और अभी भी आप लोग अपने अपने मजहब को लेकर लड़ रहे हैं। यहाँ भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। देखिए, आप दोनों के धर्म की लड़ाई में मैं अपना धर्म नहीं भूलता। पेशेंट की किसी भी तरह से जान बचाना मेरा धर्म है और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। आप लोग एग्री करें या ना करें, मैं मिस्टर यूसुफ और मिस्टर मंजीत का ब्लड दोनों पेशेंट के चढ़ा रहा हूँ। मिस्टर मंजीत और मिस्टर यूसुफ, चलिए आप दोनों मेरे साथ बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चले गए और उनके पीछे पीछे मिस्टर यूसुफ और मंजीत भी। 2 घंटे हो गए थे, अभी तक ऑपरेशन रूम से कोई खबर नहीं आई। बाहर हाल में रितु और आसिफ के पेरेंट्स एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, क्योंकि अब वो भी समझ चुके थे कि हम एक ही तो हैं और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।